नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी को मध्य प्रदेश की 7090 कांस्टेबल यानी कि आरक्षक की जो भर्तियां हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। 7090 आरक्षक भर्तियां मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। 2023 की वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और इसमें सिर्फ जीडी नहीं, ग्राउंड ड्यूटी कांस्टेबल ही नहीं बल्कि रेडियो जो होता है उसमें भी मांगा गया है। ठीक है, रेडियो के लिए आपको जरूर पता है कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स या टेलीकम्युनिकेशन, इन सब से अगर आपने डिग्री की हुई है तभी आप इसे भर पाते हैं, है ना। या आपने मैकेनिक्स से की हो तब आप इसे भर पाते हैं। ठीक है, वो बाकी तो अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपको ये वीडियो बहुत ध्यान सुनना है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी भर्ती है मध्य प्रदेश की। 7090 पोस्ट कोई बिल्कुल छोटी मोटी बात नहीं होती है। बहुत बड़े लेवल पर ये एग्जाम हो रहा है, तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। क्लियर दोस्तों? देखिए, इसमें आप देखेंगे 7090 में अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कईयों के कि सर कितनी पोस्ट है हमारे लिए, यानी कि लड़कियों के लिए, और कितनी पोस्ट है ये अपने लड़कों के लिए। ठीक है, पहला सवाल तो आपके दिमाग में सबके यही आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं जरा ये बताने जा रहा हूं आपको। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेल के लिए यहाँ पे आप पोस्ट देखोगे 2642 है। वहीं फीमेल के लिए 4444 है। यानी कि फीमेल के लिए तो बहुत सारी वैकेंसीज है भैया। अब इसमें तालियां बजाइए। वैसे तो आरक्षण 33% होता है महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में, यानी सीटों पर आरक्षण 33% होता है। लेकिन ये पिछली बैकलॉग वैकेंसीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे इस बात को। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि भैया 7090 वैकेंसीज है। देखिए, मेरा ये मानना नहीं होता है कि आप इस तरह से वैकेंसी देखो, है ना। आपको तो ये ध्यान रखना, एक सीट आपके लिए बनी है, आप उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से इस वीडियो को खत्म करेंगे। सारी जानकारी लेते हुए देखेंगे कि कितना कैसे कैसे किसके लिए दौड़ है, क्या गोला फेंक है, कितनी लंबी कूद है, सब समझेंगे इस बारे में, है ना। चलिए फटाफट से शुरू करते भैया। तो ऑनलाइन फॉर्म जिसका शुरू हो रहा है वो 26 जून से शुरू हो रहा है, और अभी आपको मालूम है 26 जून आई नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है। और आप इसको 10 जुलाई तक इसको भर सकते हो। तो भैया जिस दिन फॉर्म खुले ना उसी दिन जाके भर देना, अगर आप वाकई सीरियस हो नौकरी के लिए। भैया पेपर आपका कब तक होने वाला है बता दूं, 12 अगस्त यहाँ पर डेट दी हुई है। इस दिन से ही शुरू हो जाएगा, यानी आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई शुरू की, जल्दी से पढ़ो। एमपी जीके, उसकी इकोनॉमिक्स, उसके लोकगीत और दुनियादारी सब पढ़ डालो भैया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी छोड़ना ही मत। ठीक है, हाँ आप ये जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए हैं मैं आपको वो करवा सकता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं आपको चाहता हूँ आप इसमें लो, क्योंकि मैं खुद भी एमपी से हूँ, तो मैं अपनी ड्यूटी मानते हुए इतना काम आपके लिए कर सकता हूँ ना। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए दोस्तों तो बिल्कुल मुझे कमेंट करिए। मेरे पास सारे सॉल्व पेपर पड़े हुए, मैं आपको सारे करवा सकता हूँ। तो क्या आप वीडियो में देख देकर उन्हें खत्म कर लेंगे? अगर आपको नहीं खत्म कर पा रहे हो तो आप, ठीक है, मुझे बताइएगा जरूर जो भी हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 500 रुपए का शुल्क लगेगा। किसके लिए लगना है? जनरल वालों के लिए लगना है भैया, है ना, जनरल वालों के लिए है। ठीक है, और बाकी देखो यहाँ पे एससी के लिए, एसटी के लिए, और यहाँ पर हमारे ओबीसी के लिए, है ना। और यहीं पर चले जाओ ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, इन सब के लिए 250 रुपए है। हाँ वो बात अलग है, इनको पोर्टल शुल्क तो सभी को 60 रुपए देने ही पड़ेंगे। और अगर आपने क्या कहते हैं अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन किया है तो भैया 20 रुपए शुल्क आपका और लगेगा। ये आपको ध्यान रखना। कुल मिलाकर के 550 560 तो लगते ही लगते हैं। क्लियर थी बातें? चले नीचे की तरफ समझने के लिए, चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो आपकी परीक्षा होनी है वो 12 अगस्त से होनी है, तो आपने देख लिया है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है आपको। परीक्षा आपके दो पालियों में होगी। पाली दो है, एक है प्रथम पाली, एक है द्वितीय पाली। प्रथम पाली में जो है वो पेपर होगा आपका, यहाँ पे लिखा है टाइमिंग, यहाँ पर है ना, ये तो आपकी वो लिखी है रिपोर्टिंग टाइम है। और ये जो अपन पढ़ते हैं ना दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का टाइम ये दिया हुआ है। मतलब आप देख सकते हो 10 मिनट आपको, ये देखो 10 मिनट दिया ना, 10 मिनट, 9:20 से 9:30, 10 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिलेंगे, है ना। चाहे आप सुबह वाली पाली में आओ, चाहे आप शाम वाली पाली में आओ। सुबह वाली पाली में आपकी रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से होगी, 8:30 तक, 1 घंटे की है रिपोर्टिंग है। ये रिपोर्टिंग में पहुंचना है। पेपर आपका शुरू होगा 9:30 से, सुबह वाले 9:30 से पेपर होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होना है भैया, 2 घंटे का पेपर होना है। ठीक है, तो ये दो पालियां है, इसको ध्यान रखना। चलिए अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनिए भैया, मध्य प्रदेश में चलता है रोजगार पंजीयन। अगर आपके पास रोजगार का पंजीयन जीवित नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट डेट के लिए मत रुकना, ये सब करवा लो भैया, है ना। रोजगार पंजीयन आपका जीवित होना चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक बात और सुनिए, आपके पास एक जो है पहचान पत्र होना चाहिए, फोटो पहचान पत्र चाहिए इनको। अब वो आधार कार्ड हो सकती है, वो कोई, अच्छा अगर आप सोचते हो कि मेरा ई आधार चलेगा क्या सर, ई आधार बेटा तभी मान्य होता है जब उसे यूआईडीएआई के द्वारा सत्यापित यानी वेरीफाई किया होगा, तभी ई आधार मान्य होगा। मैं इतना कह रहा हूँ, आप चाहे लाइसेंस उठा लो, है ना, आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है, आप आधार को छोड़कर कुछ भी लेते हो ना, तो भी आपको आधार कार्ड तो लेकर के आना ही आना है, ये अनिवार्य है भैया।
आधार कार्ड तो लेकर के ही आना है आपको, ये देखो ये अनिवार्य लिखा है ना। आप कुछ भी करें लेकिन आधार नंबर, आधार आईडी, मतलब इसके बिना आपका एग्जाम नहीं होना, तो धोखे से भी गलती करना नहीं। आधार अनिवार्य है, इसलिए उसको लेकर के जाना ही जाना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी तो आपको मालूम, कैलकुलेटर वगैरह तो लेके जाना नहीं होता, हम सीधे जल्दी जल्दी से पहुंचेंगे वहां पर, कहाँ जहां हमें जानना है सारी चीजें। चलिए। और भाई देखिए, रजिस्ट्रेशन एक बार आप जब फॉर्म भर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के दम पर ही आपको रोल नंबर निकलना है। तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत अच्छे संभाल के रखना है। भाई पेपर में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ब्लू बॉल पेन, ये यहाँ सॉरी ब्लैक ब्लू बोल रहा हूँ, सॉरी काला, यानी कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, भैया यही लगना है, तो बस इसी को ले लेना। हाथ जोड़ रहा आपसे, और कुछ भी इस्तेमाल मत करना। ठीक है, बाकी आप जो भी है अपना कॉल लेटर वगैरह तो वो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो जो आपका आता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा। भाई आपका ना, अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आधार कार्ड, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि क्या है ना, बायोमेट्रिक होना है आपका, बायोमेट्रिक सत्यापन होना है। तो वो आधार के आधार पर ही होगा, है ना, आधार कार्ड के आधार पर ही होगा, इसलिए उसको लेकर के जाना ही जाना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान सुनिए। और ये मैंने बता दिया आपको कि आपको रोजगार, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, तो भैया ये पहले से करवा लो, उसमें कुछ भी त्रुटि मत करना। ठीक है, ध्यान सुनिए, परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केंद्र को छोड़, परीक्षा कक्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं है, इसलिए बिल्कुल ऐसी कोई जिद भी मत करना। ठीक है, मैं पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊं ताकि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो भर्तियां पहले आपने देखी होगी, बैगा, ये जो आदिम जनजाति है ना, बैगा हो गई, सहरिया हो गई, है ना, और भारिया हो गई, इनके लिए इस बार कोई परीक्षा में छूट नहीं। पिछली बार इनको परीक्षा में छूट मिली हुई थी, इस बार परीक्षा में छूट नहीं, इनको परीक्षा देनी ही देनी है। और ये परीक्षा, अब ये किस कैटेगरी में आएंगे, तो इनको भैया रखा गया है एससी की कैटेगरी में। ठीक है, जो मतलब एससी को जो जो छूट मिल रही है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो शुल्क के मामले में हो, वो सारी छूटें अब इनको मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर के सहरिया, बैगा और भारिया को एससी कैटेगरी में डाल दिया गया है इस एग्जाम के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं भैया, ये भी छोड़ दो यहाँ से, ये रहा यहाँ पे भैया, देखो वैकेंसी कौन कौन सी है। देखिए आरक्षक की जो वैकेंसी है ना, जनरल ड्यूटी एक हो गई, गैर तकनीकी एक है आपकी तकनीकी, एक है गैर तकनीकी, एक क्या है भैया आपकी तकनीकी। तो अब अभी हम नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, ये वाली जो है ये नॉन टेक्निकल है। ठीक है ना, एक है तकनीकी, टेक्निकल में क्या रेडियो वाली आ जाएगी, समझ गए, टेक्निकल में कौन सी आ जाएगी, रेडियो वाली। और ये है जो टेक्निकल नहीं है, इसके लिए बहुत सिंपल है, क्या क्या चाहिए मैं पढ़ाई के लिए भी बता रहा हूँ, पहले ध्यान सुनिएगा जरा। देखिए यहाँ पर जो आरक्षक यानी कांस्टेबल, जो कि सामान्य ड्यूटी यानी कि जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जीडी है ना, तो कांस्टेबल जीडी से शॉर्ट में कहते हैं। तो गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल में क्या क्या आता है भैया, इसमें आता है आपका विशेष सशस्त्र बल, है ना, और आता है आपका इसमें विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके, देखिए जो विशेष सशस्त्र बल देख रहे हो आप, है ना, विशेष सशस्त्र बल, ये सिर्फ मेल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप सोचो कि जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए क्या फीमेल अप्लाई कर सकती है, तो भैया मैं बता दूं फीमेल के लिए इसमें कोई जगह नहीं है अभी, ये मेल के लिए है। हाँ, इनको विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके अब जो भी आप आरक्षण जनरल ड्यूटी देखोगे वो आपके फीमेल भर सकती है उसको। ठीक है ना, अब ये फीमेल के लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको, समझ गया मेरी बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो भैया हम देखें जरा कांस्टेबल की टोटल, आप देख सकते हो यहाँ पर वैकेंसी कितनी, देखिए कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल के लिए टोटल है इतनी 7090 में से टोटल जनरल के लिए इतनी है, टोटल ओबीसी के लिए इतनी, टोटल एससी के लिए इतनी, टोटल एसटी के लिए इतनी है, टोटल ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी है। बाकी आप चाहो तो जनरल वाले देखो, और सभी कैटेगरी वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन कितनी फाइट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% छूट होती है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, छूट लिखी हुई सामने, महिलाओं को 33% छूट मिलती है, तो उनकी इसमें इतनी सीटें हैं, समझ गए ना, ऐसे करते करते पूरा काम है भैया। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे ओवरऑल महिलाओं के लिए इतनी जगह खाली है। ठीक है, और ये बाकी तो सारे पुरुष ही पुरुष हो गए। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ देखिए, अब ये जो टेबल था ना, ये जो टेबल था, इसी को अब थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा कैसे। ये वो लोग हैं जो विशेष सशस्त्र बल के लिए अप्लाई कर सकते, इसमें मालूम है ना सिर्फ पुरुष आ सकते हैं, तो आप देखोगे पुरुष ही आ सकते हैं, तो पुरुष के लिए टोटल सीट कितनी हुई 2646, समझ गए, और इसमें सिर्फ पुरुष आ सकते हैं। और ये वाले में भैया यहाँ देखो जरा से, इस विशेष सशस्त्र बल को छोड़ दो, तो अभी पूरी चीजें महिलाओं के लिए हो गई है ना, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, है ना, हालांकि सब कुछ महिलाओं के लिए नहीं है, पर एक बात बोली जा रही है। सॉरी दोस्तों, समझ गए आप। तो अगर आप विशेष सशस्त्र बल के लिए भरते हो भैया, तो यहां पर आप देख सकते हो अच्छे से कितनी कितनी पोस्ट है। और अगर आप विशेष सशस्त्र बल के लिए नहीं भर रहे हो, उसको छोड़ करके महिलाएं यहीं पर अप्लाई कर सकती, इस बात का ये ध्यान रखेंगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप इनमें से कोई अब अपने हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप 200, ये 2646 और 4444 को मिला दोगे तो आपको मिलेगा वही 7090। ठीक है, तो उसका डिवीजन है, तो इसमें से 2646 ये जो है ये किसके लिए है, विशेष सशस्त्र बल के लिए, और विशेष सशस्त्र बल सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है।
उसके बाद अगर छोड़ दोगे तो बच गया क्या, विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके, तो अब जो बचेंगे वो इसमें आ जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अब धीरे से, ठीक है। और ये रे भैया, अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर, इसके लिए मालूम है ना आपको क्या ग्रेजुएशन चाहिए, मैं नीचे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, रेडियो ऑपरेटर की टोटल पोस्ट 321 है, ये होगी टेक्निकल। ये क्या हो गई भैया, टेक्निकल हो गई है। ऊपर वाली दोनों दोनों कैसी थी, नॉन टेक्निकल थी, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, क्या सर हम किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मान लो कोई ग्रेजुएट बनता है, वो तो भाई दोनों के लिए एलिजिबल है। तो ध्यान रखिए, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बात लिखी गई। आप कांस्टेबल जीडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप नॉन टेक और टेक दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ही फॉर्म में। आपको एक ही फॉर्म भरना है, फॉर्म सारा ऑनलाइन ही भरना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए आप मेरी बात, मैं समझ गया, समझाना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया ना। याद रखना, रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल में, बाकी सारा नॉन टेक्निकल में। पुरुषों के लिए कहाँ खाली, वो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, जल्दी जल्दी चलते हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इसमें बता दूं, जो मुझे अदर स्टेट के लोग सुन रहे हैं, चाहे वो सीजी के हो, बिहार के हो, या कहीं के भी हो, अगर आप वहां सीजी का कोई मान लो एससी वाला है, या कोई एसटी वाला है, या कोई ओबीसी वाला है, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है, या जो भी है, ये आरक्षण जो आपको अपने राज्य में मिलता है ना, आप दूसरे राज्य में आएंगे, जब एमपी में आएंगे, तब आप जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होंगे। यानी आपको यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। सेम ऐसा नियम छत्तीसगढ़ के लिए भी है। समझ गए, छत्तीसगढ़ में यही है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ वो अपने वालों को ही आरक्षण का फायदा उठाने देते हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं, जैसे मान लो एमपी से जो एससी आएंगे, एसटी आएंगे, ओबीसी आएंगे, उनको यहाँ पर वो कोई आरक्षण का फायदा नहीं उठाने देते, एज अ जनरल कैटेगरी ट्रीट करते हैं। तो मेरिट लिस्ट भी आपकी जनरल में आएगी। तो मुझे जो अदर स्टेट वाले सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा था इस बात को, ठीक है ना। और एक और खतरनाक बात ऐसी है, इसमें नियम एक और चलता है दोस्तों, बच्चों के लेकर के। कई लोग शादीशुदा है, मैं बता दूं, देखो जिनके 3 बच्चे हैं भैया, जिनके 3 बच्चे हैं, वो तो इसे फॉर्म को भर ही नहीं सकते। अब इसमें एक इन्होंने डेट दी हुई है 26 जनवरी 2001। मान लो किसी के 2 बच्चे हों, है ना, किसी के 2 बच्चे हों, है ना, ये 2 बच्चे छोड़ो, किसी के 3 बच्चे हों, किसी के 3 बच्चे हों, अगर उनमें से कोई भी एक बच्चा, अगर कोई भी एक बच्चा 26 जनवरी को पैदा हो गया, 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुआ, 26 जनवरी 2001 को पैदा हो गया, या 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हो गया, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सर तब क्या होगा, मान लो किसी के एक ही बच्चा हो, है ना, लेकिन 26 जनवरी को इसका, अच्छा ये समझ गए ना, 3 बच्चे वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब सिर्फ कितने बच्चे, 2 ही अच्छे, जिनके 2 बच्चे हैं भैया वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, देखिए मान लीजिए आपके दिमाग में आ सकता है सवाल, सर अगर किसी का एक ही बच्चा और एक बच्चा जो है उसका 26 जनवरी 2001 को क्या होता है कि जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब सर जुड़वा होंगे तो एक पहले से था, जुड़वा मतलब 2 और आ गए तो हो गए तो 3, तो क्या अभी अप्लाई ये एलिजिबल है भैया, ये एलिजिबल है, ये भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जुड़वा बच्चे पैदा करने में उनका तो नहीं है ना, भगवान का है ये तो सारा कुछ, ठीक है। तो अब इसके लिए तो उनको सजा नहीं मिल सकती है। समझ गए आप मेरी बात, तो ये लोग फिर अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना है ना। तो जिनके जुड़वा बच्चे हुए 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके एक ही हुए तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए, तो किस स्थिति में 3 बच्चे वाले अप्लाई कर सकते हैं, जब उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुआ हो, लेकिन कब, जुड़वा बच्चे उनके 2001 को होने चाहिए। ध्यान से सुनना, अब मान लो किसी के जुड़वा बच्चे पहले हो गए और एक बच्चा इधर हो रहा है, अब अगर 3 हो गए तो फिर अब अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए ना, मतलब इसका ठीक उल्टा कर दो कि 2 बच्चे पहले से थे तो अब तक तो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन एक और आ गया है और वो 26 जनवरी 2001 को हो रहा है, तो ये पहला वाला ही नियम हो गया ना, जो मैंने आपको बताया था, 3 बच्चे हैं, एक का भी अगर जन्म वहां हो गया तो ऐसा। लेकिन अगर 26 जनवरी 2001 को और उसके बाद जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और एक पहले से था, तब इस केस में अभी भी 3 बच्चे तो हैं, लेकिन अब अप्लाई नहीं हो रहा है नियम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैं समझाना जो चाह रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया। और देखिए, हाँ अब यहाँ पर ध्यान सुनिए, अगर आपके पास भैया आप भूतपूर्व सैनिक हो, है ना, और निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, या फिर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, म्यांमार बर्मा में आप लड़ चुके हो, है ना, ये इनमें से कुछ भी है अगर आपके पास, तो उपयुक्त वर्गों को, उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में प्राप्तांक 5% अंक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मतलब आपके 5 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं अगर आपके पास ये सब होता है तो। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। भाई वेतनमान देख लो, यहाँ पे आपके 19,500 से शुरू होगी, 62,000 तक सैलरी जाएगी आपकी, है ना, और इससे ज्यादा जाती है, खैर चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ आ जाइए, अब आप देखना है, अच्छा प्रेफरेंस आपको देनी है, बहुत अच्छे से प्रेफरेंस देना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अपनी जिस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस दोगे, आप उसी के लिए मेरिट भी बननी है आपकी, किसी और के लिए नहीं बन सकती, बहुत ध्यान सुनना है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छे चुनना कि आप सीमा सशस्त्र बल, सीमा असशस्त्र बल, महिलाओं के लिए तो यहीं जाना है बस, और तो कहीं जा नहीं सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेडियो टेक्निकल में भी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये जिले हैं कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक नियम होता है इसमें जो मैं बता दूं आपको, जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा, भाई मान लो आपको सरकार है मध्य प्रदेश, आप तो कांस्टेबल होंगे, आपको कहीं पर भी वो भेज सकती है, तो अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए हैं और किसी विभाग में चले गए हैं, तो अब आपको उस विभाग में कम से कम 5 वर्ष तक
तो रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो लोग ध्यान सुन ले भैया, जो लोग जिला कार्यपालिक बल में चले जाएंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं, इन लोगों को कभी भी अपने होम टाउन में नहीं मिलती। जो लोग जिला कार्यपालिक बल में चले जाते हैं, जिला बल फोर्स जो होती है हमारी, अगर आप उसमें भर्ती हो गए तो कभी भी आपकी भर्ती जो है, यानी आपकी जो क्या कहना चाहिए, आपकी जो पदस्थापना है वो कभी भी आपके होम टाउन में नहीं, यानी जिस जिले से आप आए हो ना उस जिले में नहीं मिलेगी, अगर आपको ये वाला विभाग मिल गया तो। ठीक है ना, जिला कार्यपालिक बल। तो थोड़ा सा अच्छे से सुनिए वीडियो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ध्यान से। चलिए ठीक है। और ऐसे अब बाकी तो मैंने बता दिया, जो स्थायी नागरिक नहीं है यहाँ के उनके, अच्छा ध्यान सुनो, जिनको भी SC ST और ये मध्य प्रदेश के जो SST हैं जिनको ये आरक्षण का मिल रहा है भैया, इनको अपने डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि आप यहीं के अधिवासी हैं। अब आते हैं भैया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भैया कितनी पढ़ाई होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से भैया, यहाँ पर आप देखना जनरल SC और OBC इनके लिए अलग है और ST के लिए पढ़ाई दक्षता अलग है। तो अगर कोई आरक्षित GD के लिए अप्लाई करना चाहता है, अब वो चाहे आपके बल का हो, है ना, स्पेशल बल का हो या ना हो। देखिए, तो अगर जनरल SC OBC वाले अगर वो आरक्षण के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10वीं पास होने चाहिए, और वहीं अगर ST वाला है तो 8वीं पास होना चाहिए। आरक्षण रेडियो ऑपरेटर जो बनना चाहते हैं उनको 12वीं पास होना चाहिए, साथ में उनके पास भैया डिग्री होनी चाहिए, है ना, चाहे वो पॉलिटेक्निक किया हो या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ITI से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स या और हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर, याद रखना कंप्यूटर एप्लीकेशन को छोड़ करके इसको नहीं मान्य होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इसमें चाहे डिप्लोमा किया हो, इंजीनियरिंग की हो, कुछ भी किया हो, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन भी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, ये बोल रहा था मैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, IT है, देखो सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग है, IT इंजीनियरिंग है, क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो तो वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यही यहाँ ST के लिए भी यही कहानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखो ग्रेजुएशन मांग लिए थोड़ा सा, और यहाँ पर ऐसा नहीं मांगा गया है। तो जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो वो ये काम करे, जिनके पास है भैया वो क्या करे, है ना, समझ गए, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जा रही है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते भैया फटाफट से। अच्छा, ये यहाँ पर एज दिखी हुई है भैया कि एज को क्या है, देखो सबके एज में आप देखोगे +3 ये क्या है, कोविड के कारण बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, कोविड के कारण क्या, कई लोग की भाई उम्र निकल गई होगी, कोविड ने कोई भर्ती निकली नहीं थी, तो उस कोविड की रिकवरी के लिए 3 साल बढ़ा करके ले रहे हैं। तो पहले 33 साल अगर जनरल की मैक्सिमम एज थी, तो अब उसको बढ़ा करके 36 साल कर दिया गया है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए मध्य प्रदेश के अनारक्षित, मध्य प्रदेश के जो आर्थिक रूप से यानी EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, उनके लिए भी सेम एज रहती है। अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी विद्यार्थी, अब ये जो अन्य प्रदेश के हैं, देखो मैं बोल रहा था ना, जो जितने भी अन्य प्रदेश के हैं उन सब के लिए भी 36 वर्ष है। ठीक है, सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, अब ये देखो महिलाओं में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 41 वर्ष से ऊपर नहीं है। ठीक है, और अब ये पुरुष आ गए भैया आपके दूसरी जाति के, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अजजा, अपिवा, समझ गए, इन सब के लिए भी 41 वर्ष है। तो कहने का मतलब ये कि देखो, ये तो आप अच्छा विक्रम पुरस्कार विजेताओं को आप देख लो, है ना, अगर जनरल से है ऐसा विक्रम पुरस्कार तो 41, और अगर समस्त बाकी महिलाएं जितनी भी श्रेणी की है, महिलाएं सभी श्रेणियों की 46 के लिए, इनके लिए SC ST नहीं देखा जा रहा, पुरुषों के लिए देखा जा रहा है। पुरुष जो आरक्षित श्रेणी के हैं जितने भी SC ST वाले हैं, अगर वो और उन्होंने विक्रम अवार्ड जीता है तो उनको 46 वर्ष तक वो भर सकते हैं। मैं अब ये यहाँ पर आ जाता, ठीक है ना, अब मैं समझ में नहीं आ रहा इतनी उम्र की जरूरत है, बुढ़े होकर दौड़ा देंगे क्या तुमको ये। चलो ठीक है भाई, समझ गए आप, मेरी बात तो समझ गए। ठीक है, प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से छूट प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो मैंने आपको बता दिया, वहीं ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब जिसके पास विक्रम पुरस्कार है उसको 5 वर्ष की छूट एक्स्ट्रा दी जा सकती है। ठीक है ना, ये प्रोत्साहित है, ये प्रोत्साहन स्वरूप दिया जा रहा है सब कुछ। ठीक है, और चलो ये आपके काम का नहीं, इसको जाने देते हैं। ठीक है, आयु सीमा में छूट इसकी भी जरूरत नहीं भाई। अब आ जाइए परीक्षा योजना, भाई किस तरह से जो है परीक्षा योजना हो रही है। मैं आपको पहले बता दूं कि आपका पहला पेपर होगा, ये रहा पेपर 1 होने वाला है। ठीक है, वही जो शुरू हो रहा है, वो 2 घंटे का पेपर होगा, सारा कुछ ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ होगा, है ना, वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक चुनना होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। तो देखो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 नंबर के आने वाले हैं, है ना। ये पेपर हिंदी में होगा पूरा का पूरा। अब इसमें क्या क्या रहेगा बहुत ध्यान सुनना। सर अगर 100 प्रश्न आने वाले तो 100 प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे, तो आपके 40 प्रश्न होंगे आपके जनरल स्टडी यानी सामान्य ज्ञान से और तार्किक ज्ञान से, यानी सामान्य ज्ञान यानी जनरल स्टडी और तार्किक ज्ञान यानी लॉजिकल रीजनिंग हो गई। और वहीं 30 नंबर का जो है 30 क्वेश्चन आएंगे आपकी बौद्धिक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, और आपके 30 अंक रहेंगे आपके विज्ञान,
ठीक है, साइंस और सिंपल मैथमेटिक्स से रहेंगे। तो ये आपका पहला पेपर हो गया। पहले पेपर में 100 अंक इस तरह से हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए बहुत बढ़िया, नीचे चलते हैं हम यहाँ से। ठीक है, और प्रथम चरण की जब आप ये पूरी बात कर लेंगे तब आपका, अच्छा अब ध्यान सुनना, ये तो हो गई प्रथम चरण, ठीक है, ये हो गई सबके ये बात। अब मान लो किसी ने जीडी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? जीडी, है ना, तो उसके लिए भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न ये भाई जीडी भरा है ना, जीडी बोल रहा हूँ सर, किसी ने रेडियो भरा हुआ है, किसी ने रेडियो के लिए भरा हुआ है यानी टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो भैया उसके लिए फिर से एक पेपर होगा, प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा होगी, 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न होंगे, उसमें एमसीक्यू ही होना है, उसमें ये सब आना है ना, मतलब क्या आना है उसमें, सिलेबस क्या रहेगा, तकनीकी है ना, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा 2 वर्ष का जो आपने पाठ्यक्रम किया हुआ है, पॉलिटेक्निक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, है ना, ये सब आईटीआई वगैरह सब चलता है इसमें, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये जो पढ़ाई की होगी ना, तो इससे जुड़े 2 साल में आपने जो भी पढ़ा होगा उसी पाठ्यक्रम के स्तर का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। जो लोग रेडियो का भरने वाले हैं भैया बड़े अच्छे से पढ़ करके जाना, वहाँ पे है ना दिक्कत हो जाएगी। तो ये था भैया प्रथम चरण, है ना, कि जीडी का पेपर हो गया, ये नॉर्मल जीडी ये वाला हो गया, और जिनका रेडियो वाला है तो उनके लिए भैया थोड़ा सा ये सब आ जाएगा यहाँ पे 100 प्रश्न पत्र, ठीक है। अगर ध्यान सुनना, जिसने दोनों भरे हैं ना, जिसने जिसने कांस्टेबल जीडी भरा है और कांस्टेबल रेडियो भी भरा है, तो उसको ये दोनों पेपर देने हैं, और जिसने सिर्फ कांस्टेबल जीडी भरा है उसको सिर्फ ये ऊपर वाला पेपर देना है, उसको रेडियो वाला पेपर थोड़ी ना देना है भाई। ठीक है, अब ये मान लो तुमने लिखित परीक्षा तो कर ली, अब क्या होगा? अब द्वितीय चरण है तुम्हारा, यहाँ पर आ जाओ, द्वितीय चरण तुम्हारा है फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट होगा। अच्छा, अब एक चीज मैं बता दूं, फिजिकल टेस्ट किसके लिए जो है इसके मेरिट में लिस्ट में नाम, मेरिट में नंबर इसके जरूरी है, और किसके लिए मेरिट में इसका नहीं है जरूरत, सिर्फ क्वालिफाइंग। अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए भर रहे हो तो आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, है ना, फिजिकल टेस्ट, है ना, और आपको 800 मीटर की बस दौड़नी होगी और कुछ नहीं। और मान लो जो लोग जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, कांस्टेबल जीडी, तो भैया जीडी के लिए इसके मार्क्स जुड़ेंगे फिजिकल टेस्ट के, तो इनको बहुत सीरियस लेकर के इसको चलना है। रेडियो ऑपरेटर के लिए इसके मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं, तो लेकिन इसको निकालना है, याद रखना, रेडियो ऑपरेटर को क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। चयन प्रक्रिया भैया मैं बता दूं, एक चयन समिति कराएगी जिसको हमारे महानिदेशक द्वारा गठित किया जाएगा, ठीक है ना। और लिखित देखो, प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा की कट ऑफ अंकों के आधार पर ही, है ना, 7 गुना अभ्यर्थियों को चुन करके ये फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाएंगे वहां पर, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट होना, फिजिकल टेस्ट में मैं बता दूं आपको, गोला फेंक है, एक 800 मीटर की दौड़ है, और एक लॉन्ग जंप है, ठीक है। और लॉन्ग जंप में और गोला फेंक में 3-3 मौके मिलेंगे, और दौड़ में सिर्फ एक ही मिलता है, ये तो आपको ही पता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं बहुत ध्यान से बता दूं, जो आरक्षक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें भी मिनिमम मार्क्स तो लेकर के आने पड़ेंगे। तो मान लो ये जो किसमें फिजिकल टेस्ट जो होगा इनका, भाई रेडियो ऑपरेटर के लिए फिजिकल टेस्ट है, और आरक्षक जीडी के लिए भी फिजिकल टेस्ट है, तो ये कह रहा है ये कि मिनिमम पासिंग मार्क्स तो लाना पड़ेंगे ना, ताकि आप आगे जा सको उसमें। तो जो आरक्षक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिजिकल टेस्ट में, तो उनको कम से कम 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 30% मतलब है ही कितने नंबर का, 100 नंबर का ये हो रहा है, 100 में से कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 30, वही लिखा है यहाँ पे, है ना, 100 में से 30 नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको आरक्षक जीडी का पीटी क्वालिफाइंग मानना है तो। लेकिन इससे ज्यादा नंबर लाना है, क्यों ज्यादा नंबर लाना है? क्योंकि आरक्षक जीडी के मामले में हमारे फिजिकल टेस्ट के जो नंबर हैं वो जुड़ेंगे मेरिट लिस्ट में, तो अब आप 30 लाओगे तो कम हो गए, 40-50 लाओगे ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया था तो फिर आपको जरूरत है ही है। समझ गए मेरी बात? अब तो दोनों के लिए जरूरत है। अब देखो, रेडियो ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी को 800 मीटर दौड़ में केवल 20% अंक लाने होंगे, जिसके अंत बताया गया ना, इसके अंक जो हैं आखिरी में नहीं जोड़े जाएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब इसके देखो, जो इनकी 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है ना, वो कितने की है? वो 40 नंबर की है। 40 में से इनको सिर्फ 8 अंक लाने, बस हो गया, क्वालिफाइंग, खत्म काम, और कुछ नहीं काम, ठीक है। प्रथम चरण में ये सब तो मैंने बता दिया। अब देखिए भैया, आ जाइए मापदंड की बात कर लेते हैं। भाई फिजिकल स्टैंडर्ड है ये, मतलब भाई कि आपके हाइट और हेल्थ कितनी होनी चाहिए वो ध्यान सुनना। तो जो लोग केवल विशेष शस्त्र बल, इनके लिए यानी पुरुषों के लिए पूरा, जो लोग विशेष सशस्त्र बल में अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखे जरा उनके लिए क्या क्या है। तो अगर आप पुरुष ही पुरुष हैं वैसे तो इसमें, तो अगर आप जनरल वाले हो और यानी जनरल वाले हो और ओबीसी वाले हो, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, आपका सीना बिना फुलाए 69 और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। गोरखा गढ़वाली कुमाऊं में अगर आप आते हैं, है ना, तो 157 सेंटीमीटर आपका चलेगा, और बिना फुलाए इतना सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। और मराठा अनुसूचित SC/ST में आते हैं अगर आप, तो 165 सेंटीमीटर चल जाएगा, और 79 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए।
कैतिवत के लिए हो गई। अब मान लो जो सीमा ये विशेष सशस्त्र बल के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं किसी और, ये अन्य लोग आ गए, मतलब इसमें महिलाएं भी हैं, ठीक है। अब महिलाओं के केस में भैया सीना नहीं देखा जाता है, बता दूं उनके लिए लागू नहीं है ये सिर्फ पुरुषों में होता है। तो इनमें अब जो विशेष सशस्त्र बल है उसको छोड़ करके अब जितने डिपार्टमेंट है, अब मान लो उसमें जो पुरुष अप्लाई, उसमें पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें महिला भी अप्लाई कर सकती है। तो अगर पुरुष अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है ना। ये किसके किसके लिए है? जनरल, अनुसूचित जाति, एससी और ओबीसी के लिए है, ठीक है। और ये एसटी के लिए है। एसटी में भाई पुरुष महिला दोनों तो पुरुष, एसटी के जो पुरुष हैं उनके लिए 160, महिलाएं हैं जो उनके लिए 155 सेंटीमीटर, है ना। और एसटी के जो पुरुष हैं उनका बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद 81। और जो जनरल एससी और ओबीसी के पुरुष हैं उनकी हाइट 168 और उनकी महिलाओं की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। इनमें आने वाली महिलाओं की, उनकी महिलाएं नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और ये 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 6 सेंटीमीटर फुलाने के बाद पुरुषों की ये देखी जाएगी। समझ गए आप मेरी बात ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सब देखा जाएगा भैया, सीने का फुलाव, अच्छा आँख, आपका नेत्र का रोग नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। और 6/9 आपकी आँख होनी चाहिए, एक आँख आपकी 6/9 देखती हो, एक आँख आपकी 6/12 देखती हो बिना चश्मे के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका नौकनी नहीं होना चाहिए, आपके घुटने टकराने नहीं चाहिए, है ना, चिपकते ना हो, सीधा खड़ेंगे आपको। आपका जो पैर है, तलवा है, वो सपाट नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भाई किसी भी तरीके की अपंगता नहीं होती। आपने देखा होगा यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए कोई भर्ती नहीं है, इसलिए आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई कोई गलत जानकारी ना दें, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और क्या बचा है, हम यहाँ पे नीचे चले आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, सीमा सशस्त्र बल, है ना। बस 1 मिनट दोस्तों, बस खत्म, वीडियो खत्म ही है हमारी। अच्छा, जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको 3 साल के प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ेगा। मैं पहले बता दूं, प्रोबेशन पीरियड मतलब इसमें देख रहे होते हैं आप अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझना आप जरा। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि भाई अगर आपको कहीं जॉब लग जाती है एक बार, तो 5 वर्ष से पहले आपको कोई ट्रांसफर वांसफर नहीं होना है, इसलिए ज़्यादा परेशान और हाथ पांव मत चलाना, ठीक है। और कौन कौन से विभाग हैं मैं वो बता देता हूँ। देखो, एक विभाग तो आपका विशेष वो वाला है ही है। इसके अलावा आपके पास राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ है, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त है, और ऐसे बहुत सारी संस्था जहाँ पे आपके लगने के चांस रहेंगे, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं हम यहाँ पे। अब आती भैया हमारी शारीरिक दक्षता, बहुत ध्यान देखना। पुरुषों के लिए गोला फेंक है और महिलाओं के लिए भी गोला फेंक है। महिलाओं को जो गोला फेंकना है उसका वजन 4 किलोग्राम का है, 4 kg है। और जो पुरुषों को गोला फेंकना है उसका लगभग 7.5 kg का वजन है, ये आपको फेंकना है, ठीक है। ये आपको ध्यान। और 800 मीटर दौड़ आपको दौड़नी है। देखिए कैसे कैसे कितने नंबर मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप याद रखना, जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो 100 अंकों का है, और ये हम जीडी के लिए बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी हम जीडी के लिए बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान सुनेंगे, ठीक है, याद रहेगा इतना। अब देखिए क्या बताया मैंने, 800 मीटर की दौड़ है ना, उसके लिए तो एक ही अवसर मिलेगा, लेकिन लंबी कूद के लिए और गोले फेंक के लिए आपको 3 अवसर मिलेंगे। तो 3 अवसरों में आपको ये फेंक देना अच्छे से, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये जो जीडी के लिए है, ठीक है, किसके लिए है? जीडी के लिए। और ये पुरुषों के लिए बात कही जा रही। तो 800 मीटर की दौड़, अब देखो नंबर, आप देखो, अगर आपने भाई सेकंड लगाने 800 मीटर की दौड़ जब आप दौड़ेंगे तो आप कितनी देर में दौड़ रहे हैं उससे नंबर कम ज़्यादा हो रहा है। अगर आपने ज़्यादा समय लिया है, देखिए 200 सेकंड ले लिए, है ना, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। आप धीरे धीरे नीचे जाओ, 196 और 144 और ऐसे ऐसे जाओ जाओ। मान लो किसी ने 183 सेकंड लिए 800 मीटर दौड़ने में, उसे 8 नंबर मिल चुके हैं, ठीक है। अब अगर किसी ने भैया 160, ये मालूम है कितना होता है? 2 मिनट 40 सेकंड, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, 2 मिनट 40 सेकंड। इतने में ही हमारे मध्य प्रदेश में लोग निकाल देते हैं। तो 18 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप इससे भी कम कर पाओगे तो 19 नंबर, और कम करोगे 20, 21, और भी नीचे है भैया, ये देखो 40 तक जा रहे हैं। अगर आपने ये आप क्या कहना चाहिए, है ना, और सर ये 2 मिनट बोला मैंने, ये 3 मिनट 40 सेकंड है यहाँ पे, ये 3 मिनट 40 सेकंड है ना। ये है भैया 2 मिनट 40 सेकंड, यहाँ देखो जरा, 2 मिनट 40 सेकंड, इसे कहेंगे ना 60-60। हाँ 2 मिनट हो गए, और ये 40 सेकंड दिख ही रहा है तुमको, 42 सेकंड। अगर आप इतने में काम कर लेते हो तो आपको 39 नंबर मिल रहा है। देख लो, मैंने कहा था ना, देखो 800 मीटर की जो दौड़ है वो आपके कितने नंबर की है? 40 मार्क्स की है, ठीक है। और अब यहाँ देखो जरा, ये जो आप ऊंची कूद और लंबी कूद, ये देखो लंबी कूद और ये गोला फेंक, है ना। और आपकी लंबी कूद के जो नंबर हैं वो आपको मिलेंगे 30, और ये जो गोला फेंक के जो नंबर हैं वो भी आपको मिलेंगे 30। टोटल देखो 30, 30, 60 और 40 कितने हो गए? 100। तो यही तो लिखा है ऊपर कि 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये देखिए भैया, अब आप यहाँ पर लगा सकते हो अंदाजा कि अगर आप जितना ज़्यादा मीटर फेंकोगे उतने नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही? अब मान लो किसी ने 5.5 मीटर फेंक दिया,
है ना, लंबी कूद कर दिया, इतनी लंबी कूद कर गया वो, तो उसको 30 नंबर मिल रहा है। ये देखो, अब अगर कोई मीटर भाई गोले को फेंकता और 8.5 मीटर फेंक देता, तब भी देखो उसको 30 नंबर मिल रहा है। इसलिए पूरी जान से फेंकना, ठीक है। तो ये था पुरुषों के लिए। अब आती है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए भी वही सेम कहानी दोस्तों, कुछ अलग नहीं है ना। यहाँ पर देखो लंबी कूद है, आप जितना ज़्यादा कूद जाएंगे भाई, अगर कोई 4.5 मीटर तक कूद जाता 30 नंबर मिल जाएंगे लड़कियों में, और 7.5 तक गोला फेंक देता तो 30 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए जरा दौड़ने वाली बात है, ठीक है। अब भाई जितना कम समय ले लो आप, अगर आप लेते हो यहाँ देखो जरा, आप 184 ले तब भी आपको 35 नंबर मिल रहा है, बहुत नंबर मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये याद रखना। अब यहाँ पे आता है रेडियो ऑपरेटर। रेडियो ऑपरेटर के लिए केवल 800 मीटर की रेस होनी है, ठीक है। उसको उससे ही मतलब है, बाकी तो उससे मतलब ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। बाकी तो वही कहानी है लड़कों के लिए भी यहाँ पर, ठीक है, बस थोड़ा सा कम कर दिया गया है। यहाँ देखो जरा, उसमें 124 तक जा रहे थे, रेडियो में 148 पॉइंट तक रुके हैं या 146 पॉइंट तक रुके हुए हैं, ठीक है ना। इतने में कर रहे हो 40 नंबर मिल रहे हैं। और ये 4.84 तक अगर आपने खुद को फेंक दिया है, ऊंची कूद कर दी मतलब है ना, लंबी कूद कर दी सॉरी, तो 30 नंबर। और यहाँ पे गोला फेंक दिया 8.73 मीटर तक, तो 30 नंबर, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये हो गया भैया काम, ठीक है। अब इसमें रेडियो ऑपरेटर में महिलाओं के लिए ये कहानी है भैया, ये देखिए यहाँ पर। तो आप आखिरी आखिरी से अंदाजा लगा लीजिए, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगर ऊंची कूद है तो 3.82 में 30 अंक मिल जाएंगे, यहाँ पर 7.5 में गोला फेंकने में 30 अंक मिल जाएंगे, और यहाँ देख रहे हो दौड़ने में रेडियो ऑपरेटर के लिए यानी टेक्निकल के लिए दौड़ने में 222 पॉइंट इससे में आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना सेकंड में भी हो जाएगा आपका। चलिए और देख लेते हैं कुछ है इसमें खास। तो भैया मेरे ख्याल से वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। कोई भी दिक्कत आने पर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। पीडीएफ बहुत बड़ी थी, मैंने आपके लिए पूरी पीडीएफ शॉर्ट में पढ़ करके बहुत देर से पढ़ रहा था मैं इसको, करीब करीब 2 घंटों से, है ना। तो आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाह रहा था। कोई भी दिक्कत आए, बम्पर वैकेंसीज हैं, बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, पूरी तरीके से इस वीडियो को सुनिए, लगे तो 2x की स्पीड में कर लीजिए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं इस तरह की नोटिफिकेशंस के लिए, है ना, इनके पीडीएफ के लिए बहुत जगह है ना। आप मेरा नाम सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो करिए, मुझसे जुड़िए, ताकि मैं आपको नई नई वैकेंसीज के बारे में तुरंत तुरंत जानकारी दे सकूँ। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, है ना, इसी के साथ, इसी जोश के साथ, और बात करेंगे उसमें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बिल्कुल भैया नौकरी मिल जाए तो मैसेज जरूर करिएगा। जय हिंद।